नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशिया ने हमारे टेंडर में एक बड़ा दांव पलट दिया है। दरअसल अब रशिया के रोसबरोन एक्सपोर्ट ने कहा है कि वो भारत में Su-35 यानी कि Su-35 फाइटर जेट को डबल डिजिट में इनका प्रोडक्शन कर सकता है। रोसबरोन एक्सपोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि भले ही यूक्रेन के साथ उनकी जंग चल रही है, लेकिन वो Su-35 का प्रोडक्शन डबल डिजिट में भारत में कर सकता है। और ऐसे में अगर भारत Su-35 को चुनता है तो ये भारत के लिए एक गेम चेंजर फाइटर जेट होगा। ये दोस्तों ऑफर मैं मान सकता हूँ कि रशिया ने काफ़ी अच्छी तरीके से भारत को ऑफर किया है। और सबसे खास बात मैं Su-35 की बताऊं तो ये एक ऐसा फाइटर जेट है जो एक हाई मैनूवरेबल मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसमें कई तरीके की क्षमता है जो कि इंडियन एयरफोर्स की एयर सुपीरियरिटी और ग्राउंड अटैक्स रोल्स को महत्वपूर्ण तरीके से निभा सकता है। इस फाइटर जेट में AL-41 इंजन लगाया गया है जो कि भारत में मौजूदा सुखोई 30 MKI फाइटर जेट फ्लीट में इस्तेमाल होने वाला AL-31F इंजन का एक एडवांस संस्करण है। यानी कि यहाँ पर अगर भारत Su-35 फाइटर जेट को लेता है तो भारतीय पायलट्स को ज्यादा प्रशिक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज और है, यहाँ पर Su-35 और जो भारत का सुखोई 30 MKI है उनके बीच काफी समानताएं भी हैं। दोनों ही फाइटर जेट एक ही तरीके का डिजाइन साझा भी करते हैं। इससे भारतीय वायुसेना की जो रखरखाव की लागत है वो कम हो सकती है। रोसबरोन एक्सपोर्ट ने यह भी कहा है कि जो AL-41 इंजन है जो कि उनके Su-35 फाइटर जेट को पावर देते हैं वो HAL के द्वारा स्थानीय रूप से निर्मित किए जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी HAL सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के लिए AL-31F इंजन को तैयार कर रहा है। ऐसे में AL-41F वेरिएंट को भी भारत में आसानी से उसका प्रोडक्शन किया जा सकता है, जिसमें कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और आपको समझने वाली बात है, भले ही Su-35 फाइटर जेट बहुत ही ज़बरदस्त फाइटर जेट माना जा सकता है, लेकिन इस फाइटर जेट की भी पोल यूक्रेन के साथ जंग में खुल गई है। रशिया के Su-35 फाइटर जेट को कई तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें कि उसके कई फाइटर जेट्स इसमें खत्म भी हुए। यानी कि दोस्तों जो इसका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है वो हाई थ्रेट इन्वायरमेंट में ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। यहाँ पर दोस्तों Su-35 की सिर्फ एक महत्वपूर्ण विशेषता यही रहेगी कि ये हमारे सुखोई 30 MKI के साथ आसानी से अडेप्ट हो सकता है और काफ़ी सारी जो हमारी कॉस्ट है वो भी बच सकती है। लेकिन इसका ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो उतना अच्छा नहीं है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इंडियन आर्मी अब माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टम जिसे कि MGS कहते हैं उनका प्रशिक्षण शुरू करने वाली है। और इस परीक्षण में दोस्तों DRDO कल्याणी, टाटा और एवेल दौड़ में है। भारतीय सेना को लगभग 300 यानी कि 300 माउंटेड गन सिस्टम की आवश्यकता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि DRDO ने कल्याणी ग्रुप के सहयोग से 155 mm/52 कैलिबर माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि MGS विकसित किया है, जिसका परीक्षण अभी कंपनी की तरफ से किया जा रहा है। BML के द्वारा विकसित टाटा 8x8 चेसिस पर माउंटेड DRDO कल्याणी की जो माउंटेड गन सिस्टम है उसे हाई मोबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि विभिन्न इलाकों में आर्टिलरी फायर पावर को तेजी से डिप्लॉय करने की अनुमति देता है। इसके अलावा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने अपने ट्रक माउंटेड हाउविजर यानी कि TMH के साथ इस कंपटीशन में प्रवेश किया है। TMH में ATAGS के समान ही 155 mm/52 कैलिबर की बंदूक लगाई गई है, जिसमें कि माउंटेड कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ सुधार किए गए। इसके अलावा दो एवेल है यानी कि एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, उन्होंने ट्रक माउंटेड धनुष 155/52 कैलिबर आर्टिलरी सिस्टम के साथ इस दौड़ में प्रवेश किया है। टाटा ट्रक पर माउंटेड धनुष सिस्टम ने अपनी मोबिलिटी और फायरिंग दोनों ट्रायल पूरे किए हैं। अब सेना के द्वारा इनके असली परीक्षण किए जाएंगे। अब इन तीनों दावेदारों का भारतीय सेना के द्वारा मूल्यांकन चरण जल्द ही शुरू हो जाएगा, जिसमें कि चुनौतीपूर्ण वातावरण में इन MGS का परीक्षण किया जाएगा, जिसमें कि इनकी मारक क्षमता, ऑपरेशनल एफिशिएंसी सब कुछ देखा जाएगा। और आपको मालूम है कि सेना के रिगरस ट्रायल्स होते हैं। हालांकि यहाँ पर जो टाटा की TMH है वो सबसे आखिरी में शामिल हुई है, लेकिन परीक्षण के समय ये जल्द ही तैयार हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अशोका लीलैंड और CVRD DRDO 8x8 वैप और इस श्रेणी के यानी कि इस कैटेगरी के अन्य वाहनों के लिए 600 हॉर्स पावर का इंजन इस वक्त अपने प्रोडक्शन फेज में आ चुका है और एक्चुअल सर्टिफिकेशन से पहले आगे के परीक्षण भी किए जाएंगे। और सब कुछ ठीक रहा तो ये वैप्स में लगे अमेरिकी क्यूमिंस इंजन की जगह लेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स का MiG-29 फाइटर जेट आज एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान सिस्टम में खराबी आने के बाद आगरा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि यहाँ पर पायलट विमान को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने में सफल रहा, जिससे कि जमीन पर जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ और वो सफलतापूर्वक इजेक्ट भी कर गया। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, एक तरफ भारतीय वायुसेना का कोई नया फाइटर जेट तो नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ इंजन संबंधी समस्याओं की वजह से तेजस मार्क 1A फाइटर जेट में देरी हो रही है। MRFA अभी अटका हुआ है, तेजस मार्क 2 और AMCA तो अभी दूर की बात है, और दूसरी तरफ हम विमानों को लगातार खो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों,
भारतीय नौसेना के डोनियर 228 विमानों को अब स्वदेशी ESM मॉड्यूल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स मॉड्यूल मिलेंगे, जिसे कि DRDO की प्रयोगशाला DRDL ने अपने प्रोजेक्ट शाइनर्स 22 के तहत भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया है। इसके जरिए डोनियर 228 विमानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स मॉड्यूल सफलतापूर्वक विकसित किए जा चुके हैं और ये जो डेवलपमेंट है वो भारत की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने और समुद्री अभियानों में नौसेना की निगरानी और टोही क्षमताओं को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, कुछ खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान रशिया से S-350 वाइटास एयर डिफेंस सिस्टम लेने वाला है, जिसके लिए उसने रशिया के साथ कांटेक्ट किया है। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान ने S-400 के लिए भी रशिया से बातचीत की थी, लेकिन रशिया ने इसे खारिज कर दिया था। S-350 वाइटास की अगर बात की जाए तो ये S-400 के जैसे एडवांस नहीं है, लेकिन इसकी रेंज 120 किलोमीटर की है और ये भी एक साथ कई मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज कर सकता है, जिसमें कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल भी शामिल है। यही नहीं, इसके अलावा ये कई प्रकार के एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट कर सकता है। यानी कि अगर S-350 पाकिस्तान को मिल जाता है तो उसकी एयर डिफेंस क्षमताएं बढ़ जाएंगी, खासकर की मध्यम दूरी की क्षमताएं उसकी बढ़ेंगी। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान का एयर डिफेंस नेटवर्क जो है वो चाइना और पाकिस्तान के जो स्थानीय रूप से तैयार किए गए सिस्टम्स हैं उन पर आधारित है, लेकिन पाकिस्तान के पास एक एडवांस लेयर डिफेंस नहीं है, इसीलिए वो पहले S-400 और अब S-350 जैसी प्रणालियों को खरीदने की कोशिश कर रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, वेदा एरोनॉटिक्स ने अब अपने एक एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम को तैयार किया है, जो कि MK47 40mm ग्रेनेड लॉन्चर के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। ये अपग्रेडेशन टैक्टिकल कॉम्बैट यूनिट्स को कटिंग एज टारगेटिंग और प्रिसीजन फायरिंग क्षमताएं प्रदान करेगा। MK47 जो है वो जनरल डायनेमिक्स के द्वारा निर्मित एक पोर्टेबल ग्रेनेड हथियार प्रणाली है। वेदा एरोनॉटिक्स का ये जो नया FCS है यानी कि फायर कंट्रोल सिस्टम, इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसिंग, टारगेटिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जिससे कि MK47 की फायरिंग क्षमताओं की जो इफेक्टिवनेस है यानी कि सटीकता है, प्रभावशीलता है और जो स्पीड है वो महत्वपूर्ण रूप से बढ़ जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, ताइवान को अमेरिका से 29 यानी कि 29 हिमार्स का पहला बैच मिल गया है। हिमार्स जो कि हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, इसके जरिए ताइवान अपनी लंबी दूरी की रॉकेट फोर्स को और मजबूत कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, जुहाई एयर शो 2024 के दौरान रशिया ने चाइना में अपने सबसे घातक फाइटर जेट Su-57 को पेश किया और ये वो फाइटर जेट है जिसकी पेशकश रशिया ने भारत को भी कर रखी है। इवन रशिया चाहता है कि इस फाइटर जेट की जो फैक्ट्री है वो भारत में लगे। कहा ही जा रहा है कि एरो इंडिया 2025 में ये फाइटर जेट भारत में भी आने वाला है। Su-57 को दुनिया की 10 सबसे खतरनाक जो फाइटर जेट्स है उनमें इसे दूसरे नंबर पर जाना जाता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, पाकिस्तान अब दोस्तों LOC के पास नई नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो तोपें हैं उनका परीक्षण कर रहा है और हाल ही में पाकिस्तान ने SH-15 तोप को शामिल किया है, जिसका परीक्षण वो LOC पर कर रहा है। इस तोप को चाइना के द्वारा बनाया गया है और ये तोप 40 सेकंड में 6 गोली दागती है। जैसे कि मैंने बताया, इसकी रेंज 24 किलोमीटर है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने एक बड़ा परीक्षण कर दिया है, जिससे कि दहशत में जापान और अमेरिका भी आ गया है। हाल ही में उसने एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है जो कि 7000 किलोमीटर तक गई है। इस मिसाइल का नाम और ये मिसाइल है होंगसोंग 19, यानी कि इस मिसाइल की जद में अमेरिका तक भी है। आपको बता दें कि इस परीक्षण के दौरान जापान ने इस पूरे टेस्ट पर अपनी नजर बना के रखी और ये मिसाइल 7687 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई थी। कहा यह जा रहा है कि रशिया की हेल्प से नॉर्थ कोरिया ने इस मिसाइल को तैयार किया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि AMCA फाइटर जेट को लेकर आ रही है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने अब नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर पर काम करना शुरू कर दिया है भारत के AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए, जिसके कई सारे फीचर्स होंगे, जिसमें कि इसका एक कोर प्रोसेसर होगा जिसकी कंप्यूटिंग पावर 25 गुना ज्यादा होगी कंट्रोल कंप्यूटर की तुलना में, जो कि तेजस मार्क 2 में इंटीग्रेट होगा। इसके अलावा ये जो नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर है वो अपनी जबरदस्त कॉम्पिटिशनल पावर को हैंडल कर सकता है। इसके अलावा इस नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर की कुछ खासियत है, जैसे कि इसका कॉम्पिटिशनल पावर जो कि स्टेल्थ जो विशेषताएं उन्हें हैंडल कर सकता है। इसके अलावा सेंसर फ्यूजन को भी हैंडल कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को भी हैंडल कर सकता है और खास करके ये हाईली कंटेस्ट एयर स्पेस में भी आसानी से ऑपरेट हो सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, बेंगलुरु बेस्ड SSS डिफेंस ने अब 10 नई स्वदेशी SMGs पर काम शुरू किया है, जिनका इस वक्त इंटरनल ट्रायल्स चल रहा है। इंडियन एयरफोर्स की जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है उसे अब AI क्षमताओं से लैस किया गया है, जिससे कि ये दुश्मनों के एयरक्राफ्ट को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और कौन सा हथियार उनके लिए चुना जाएगा उसे भी ये सेलेक्ट कर सकते हैं।
फिलहाल इतने हफ्ते के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।